बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे, वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ
और कौन कौन से काम किए? इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में गिनती यानी काउंटिंग करते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, दिन, सप्ताह और महीनों की गिनती, चीजों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती है। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चूंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1 यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? विचार करें। गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं अनंत यानी इनफाइनाइट है। इस कारण सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती। अगर किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ा जाता है, तो हमें उसकी ठीक अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है परवर्ती यानी सक्सेसर। जैसे 3 का परवर्ती 4 और 4 का परवर्ती 5 होता है। लेकिन अगर किसी प्राकृत संख्या से 1 घटाया जाता है, तो उसकी ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का पूर्ववर्ती 1 होता है। क्या आप बता सकते हैं 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? सोचिए सोचिए। आइए इसे ज्ञात करें। मान लीजिए पेड़ पर 5 पंछी है। खाने की खोज में एक एक कर कुछ पंछी जाने लगते हैं। ये बचे 4, ये 3, ये 2 और यह 1। अगर यह एक पंछी भी उड़ जाएगा तो कितने पंछी बचेंगे? कोई भी नहीं। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है 0 से। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं की तरह 0 भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में 0 को मिलाकर संख्याओं का एक समूह यानी कलेक्शन बनाते हैं, जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इस तरह से अब हम 1 का पूर्ववर्ती लिख सकते हैं 0। पूर्ण संख्याओं की समझ बनाने के लिए संख्या रेखा यानी नंबर लाइन एक उपयुक्त माध्यम है। संख्या रेखा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, जिस पर संख्याएं समान अंतर यानी इक्वल डिस्टेंस पर दर्शाई जाती है। समान अंतर कहलाता है मात्रक दूरी या इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस। आमतौर पर संख्या रेखा को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर संख्याओं का मान छोटा होता जाता है। इस समझ से संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन संख्या रेखा पर आसानी से की जा सकती है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचे और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित करें। इन बिंदुओं को 0, 1, 2, 3 इत्यादि नाम देकर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना सकते हैं। इस तरह हमने सीखा पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे अच्छे से जानेंगे। आज हम कुछ उदाहरणों से सीखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर कैसे प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए। किसी संख्या में 1 मिलाकर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह किसी संख्या से 1 घटाकर
उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से 1350 में 1 मिलाकर परवर्ती 1351 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 1349 प्राप्त होगी। इस तरह से 4,08,089 में 1 मिलाकर परवर्ती 4,08,090 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 4,08,088 प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच इनमें से उचित चिन्ह का प्रयोग करें और संख्या रेखा पर पहली संख्या दूसरी संख्या के किस दिशा में है यह भी व्यक्त करें। संख्या 6 संख्या 12 से छोटी है, इसलिए 6 संख्या रेखा पर 12 के बाईं ओर स्थित है। संख्या 70 संख्या 50 से बड़ी है। इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए बिंदुओं के बीच उचित दूरी रखनी होगी। यहाँ हम दूरी 10 मात्रक यानी यूनिट्स रखेंगे। इस प्रकार अब संख्या रेखा पर संख्याएं 70 और 50 व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा से अब यह पता चलता है कि 70 संख्या 50 के दाईं ओर स्थित है। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर आने वाले हल से एक और घटाते हैं। ऐसा करने पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार 45 और 69 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए 69 ऋण 45 ऋण 1 का हल प्राप्त करेंगे। हल प्राप्त करने पर अब यह जाना जा सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच 23 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या अब आप 352 और 689 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता कर सकते हैं? यह पता किया जा सकता है 689 ऋण 352 ऋण 1 के हल से, जो होगा 336, यानी इन दोनों के बीच 336 पूर्ण संख्याएं हैं। इन उदाहरणों से आज हमने पूर्ण संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कई बार प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समझ में उलझन के कारण शून्य को सबसे छोटी प्राकृत संख्या समझा जाता है। यह एक गलत समझ है। सही समझ है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण संख्या है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में शून्य मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह यानी कलेक्शन प्राप्त होता है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कई बार यह गलत समझ होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। यह गलत समझ है क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता। मिथ्या धारणा 3, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह कैसे पता किया जाता है? कई बार यह गलत समझ बन जाती है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर दो पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता लगाया जा सकता है। दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं यह पता करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या और 1 घटाना सही है, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर अब आपकी पूर्ण संख्याओं की समझ बन गई होगी।
अब्बा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्यों तारा? आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते, मेरे दोस्त को भी नहीं आने देते। मैं कितने दिनों से नानू से भी नहीं मिली। मुझे नानू की बहुत याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है अब्बा। ओ तारा, तुम घर में बोर हो रही हो ना? हाँ, एक तरीका है जिससे तुम बिना घर से निकले दूसरे शहर में अपने नानू से मिल सकती हो। कैसे कैसे अब्बा? एक मिनट, ऐसे। हेलो बेटा, हेलो, कैसी है मेरी टिम टिम ताला? नमस्ते पापा, कैसे हैं आप? हाँ, हेलो बेटा, नमस्ते। नानू नानू, कैसे हैं आप नानू? अब्बा मुझे आपके पास ला ही नहीं ले, वो मुझे कहीं भी जाने नहीं दे ले। कल तो पिंकी की मम्मी आई थी घर पर, अब्बा ने उन्हें भी बाहर से ही लौटा दिया। उनको मुझे प्यार भी नहीं करने दिया। तारा को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा है ना, पर मेरी समझदार तारा को पता है ना कि ये सब कुछ क्यों जरूरी है। बोलो तारा। हाँ नानू, पता तो मुझे है। अब्बा सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से बीमार किसी भी व्यक्ति के नजदीक आने से, उसे छूने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से या उसकी छुई हुई चीजों को छूने से हम भी बीमार हो सकते हैं। और तारा, इससे चेन बन जाती है, एक से दूसरे को, फिर दूसरे से तीसरे को, और थोड़े ही दिनों में ये सब जगह फैल जाती है। कोरोना वायरस की इस चेन को तोड़ने के लिए दूसरों से दूरी रखना बहुत जरूरी है तारा। और तारा को तो पता है इसे क्या कहते हैं? क्यों तारा? हाँ अब्बा, आपने बताया था इसे सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। मतलब दूसरों से सुरक्षित दूरी, कम से कम 1 मीटर की दूरी। और तारा को ये भी पता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, किसी को घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? लॉकडाउन के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूसरों से सुरक्षित दूरी कहाँ रखनी है, तारा को पता है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। दवाई की दुकान, राशन, सब्जी, फल की दुकान, हॉस्पिटल, शेल्टर होम्स और रास्तों में जहाँ भी 1 से ज्यादा लोग हैं, वहाँ दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखनी है। हाँ? और हाँ तारा, हमने टीवी पर भी देखा है कि हमारे धर्मगुरु बार बार लोगों से घर पर पूजा और इबादत के लिए कह रहे हैं, और यही सही है। क्यों तारा, सही है ना? हाँ, सबसे जरूरी यही बात है, घर से बाहर ही ना निकले तो एकदम सेफ रहेंगे। और अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना भी पड़े तो मास्क लगा कर जाओ, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं मास्क पहन कर जाता हूँ, और लाइन में सबसे 1 मीटर की दूरी पर खड़ा होता हूँ। अच्छा अब्बा, क्या हम एक ही मास्क बार-बार पहन सकते हैं? नहीं तारा, नहीं। 6-8 घंटे में, या अगर मास्क गीला हो गया है तो उसे बदल देना चाहिए। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सर्जिकल मास्क ही पहने, घर में बने कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, हाथ अच्छे से साबुन पानी से धोकर ही मास्क पहनना। अच्छा नानू, आपकी देखभाल कौन कर रहा है? हम लोग तो इतनी दूर हैं। मेरी प्यारी तारा, तारा तुम चिंता मत करो, यहाँ मेरे पड़ोसी मुझे फोन करते रहते हैं, समझे? और जरूरत हो तो दवाई वगैरह दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और तारा, जब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो तुम घर मेरे पास आ ही सकती हो। तब तक तुम अपने घर से ही मुझे और अपने दोस्तों को फोन कर सकती हो, अपने अप्पा से अच्छी अच्छी बातें कर सकती हो, कहानियां सुन सकती हो। और मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ सकती हूँ, खेल सकती हूँ, गाना गा सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, और घर के कामों में अप्पा की मदद भी कर सकती हूँ। और पता है नानू, मेरी टीचर रोज रोज फोन पर जरूरी लेसन बता देती है, जिससे कि हमारी पढ़ाई भी लगातार चलती रहे। बहुत अच्छे तारा, बिल्कुल सही, मेरी प्यारी प्यारी टिम टिम ताला।
ओके नानू, बाय, आई लव यू। बाय पापा। ओके बाय बाय, आई लव यू टू बेटा। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो। आज हम सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अमित और निशा दो संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं यह ज्ञात करने का खेल खेल रहे थे। अमित ने पूछा 2 और 6 में कितनी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स है। जवाब प्राप्त करने के लिए निशा ने 2 से 6 तक पूर्ण संख्याएं लिखी और 2 और 6 को छोड़कर बची संख्याओं की गिनती की और उसने जवाब दिया 2 और 6 के बीच 3 पूर्ण संख्याएं हैं। अब निशा की बारी थी। निशा ने पूछा ऋण 5 और 0 के बीच कितने पूर्णांक है। जवाब प्राप्त करने के लिए अमित ने ऋण 5 और 0 को छोड़कर इनके बीच की संख्याओं ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2 और ऋण 1 की गिनती की और जवाब दिया 4। इतने में वहां उनकी बड़ी बहन सरिता आ गई। खेल को अधिक रोचक बनाने के लिए उसने दोनों को सवाल पूछा 1 और 2 इन 2 पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक हैं। निशा और अमित यह जानते थे कि 1 और 2 क्रमागत पूर्णांक यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, इसलिए इनके बीच कोई भी पूर्णांक नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने जवाब दिया 1 भी नहीं यानी कि 0। इस पर सरिता ने कहा बिल्कुल सही। फिर सरिता ने पूछा अब बताइए 1/7 और 2/7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अमित और निशा ने देखा दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर है और अंश क्रमागत पूर्णांक है, इसलिए दोनों ने सोचा कि इनके बीच कोई भी परिमेय संख्या नहीं आएगी। इस तरह से दोनों ने जवाब दिया कोई भी नहीं। मुस्कुराते हुए सरिता बोली आप दोनों गलत है, इनके बीच कई सारी परिमेय संख्याएं हैं। जैसे अगर हम 1/7 और 2/7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं 2/14 और 4/14 प्राप्त होगी। अब यहाँ 3/14 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है, यानी कि 2/14 3/14 से छोटी है और 3/14 4/14 से छोटी है। इसी तरह अगर हम दोनों परिमेय संख्याओं के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 3/21 और 6/21। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हैं 4/21 और 5/21, जहाँ 3/21 4/21 से छोटी है और 4/21 5/21 से छोटी है, 5/21 6/21 से छोटी है। इसी तरह अगर इनके अंश और हर दोनों को 10 से गुणा करेंगे तो हमें इनकी तुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी 10/70 और 20/70। अब हमें इनके बीच की परिमेय संख्याएं इस प्रकार प्राप्त होंगी। इसी प्रकार 1/7 और 2/7 के बीच कई सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि दो पूर्णांकों के बीच भले ही पूर्णांक की संख्या सीमित यानी फाइनाइट हो, लेकिन दो परिमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। अब मान लीजिए हमें ऋण 6/9 और ऋण 4/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे ज्ञात की जा सकती है? सोचिए। बिल्कुल सही। पहले हमें इनके हर बराबर करने होंगे। चूँकि 9 और 7 का लसअ 63 है, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 63 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 6/9 के अंश और हर को 7 से गुणा करेंगे और ऋण 4/7 के अंश और हर को 9 से गुणा करेंगे। इससे हमें ऋण 6/9 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ऋण 42/63 और ऋण 4/7 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 36/63। यहाँ ऋण 36/63 ऋण 42/63 से बड़ी है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋण 36/63 ऋण 42/63 के दाईं ओर है। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऋण 36/63 ऋण 42/63 की तुलना में 0 के अधिक पास है। इस तरह से अब हम दोनों परिमेय संख्याओं के बीच इस प्रकार से परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। जरा सोचिए, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या हम संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? सोचिए। बिल्कुल सही।
हम संख्या रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऋण 3/2 और ऋण 6/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होगी, तो हम पता करेंगे संख्या रेखा पर इन दोनों संख्याओं का स्थान कहाँ है, और फिर हम देखेंगे इनके बीच कौन सी परिमेय संख्याएं आती है। इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। तो आज हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। 0 और 1 के बीच आने वाली 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यह बड़ा ही आसान है। 0 और 1 दोनों परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इन्हें हम क्रमशः 0/1 और 1/1 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। चलिए 0/1 और 1/1 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसके लिए हम 0/1 और 1/1 की तुल्य परिमेय संख्याएं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्रमशः 0/11 और 11/11 लिख सकते हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि इन परिमेय संख्याओं के बीच में 1/11 से लेकर 10/11 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। अगला उदाहरण, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच नहीं है। यहाँ ऋण 2/3 ऋण 4/3 से बड़ी संख्या है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच वही संख्या आएगी जो ऋण 4/3 से बड़ी है लेकिन ऋण 2/3 से छोटी है। चलिए ऋण 5/6 की बात करते हैं। यह संख्या ऋण 4/3 और ऋण 2/3 के बीच है या नहीं, यह पता करने के लिए हमें इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करनी होगी, जिसके लिए हमें इनका हर समान करना आवश्यक है। हर समान करने के लिए हम लसअ यानी एलसीएम की समझ का उपयोग करेंगे। यहाँ हर 6, 3 और 3 का लसअ है 6, इसलिए हम तीनों परिमेय संख्याओं का हर 6 करेंगे। इसके लिए हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इसी तरह ऋण 4/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी। ऋण 4/6 और ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात होगी ऋण 8/6। ऋण 5/6 का हर पहले से 6 है, इसलिए हम इसे वैसे के वैसे रखेंगे। अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के हर समान है, इसलिए इनके अंशों की तुलना करेंगे। यहाँ ऋण 8 ऋण 5 से छोटा है और ऋण 5 ऋण 4 से छोटा है, इसलिए ऋण 8/6 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 4/6 से छोटा है, यानी कि ऋण 4/3 ऋण 5/6 से छोटा है और ऋण 5/6 ऋण 2/3 से छोटा है, इसलिए ऋण 5/6 द्विपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या है। अब आइए ऋण 12/5 की बात करें। इन तीनों परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें इनके हर समान करने होंगे। यहाँ हम 3 और 5 का लसअ 15 लेकर इनके हर समान करेंगे। यहाँ ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 10/15, ऋण 4/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 20/15 और ऋण 12/5 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 36/15। चूँकि ऋण 36/15 ऋण 20/15 से कम है और ऋण 20/15 ऋण 10/15 से कम है, इसलिए ऋण 36/15 ऋण 20/15 और ऋण 10/15 के बीच नहीं आएगी, यानी कि ऋण 12/15 यह परिमेय संख्या ऋण 2/3 और ऋण 4/3 के बीच नहीं है। इसी तरह क्या आप पता कर सकते हैं ऋण 14/9 इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच आती है या नहीं? प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ऋण 0.3 और 1.4 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम ऋण 0.3 और 1.4 को क्रमशः ऋण 3/10 और 14/10 इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह हम इन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर 0 नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। चलिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें।
ऋण 3/10 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के बाईं ओर है। लेकिन 14/10 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान शून्य के दाईं ओर है। ऋण 3/10 के ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर हम देखते हैं कि अंश 3 हर 10 से छोटी संख्या है, इसलिए ऋण 3/10 का स्थान शून्य और ऋण 1 के बीच है। ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम शून्य से ऋण 1 की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और शून्य के बाईं ओर पहले 3 भाग लेकर संख्या ऋण 3/10 दर्शाते हैं। 14/10 में अंश 14 हर 10 से बड़ी संख्या है, इसलिए यह संख्या 1 से बड़ी है। संख्या रेखा पर इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाते हैं और इनमें से 14 भाग लेकर संख्या 14/10 दर्शाते हैं। तो क्या अब आप बता पाएंगे कि इन दो संख्याओं के बीच कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके बीच परिमेय संख्याएं हैं ऋण 2/10 से लेकर 10/10 या 1, 11/10, 12/10, 13/10। ध्यान रहे 0 और 1 भी परिमेय संख्याएं ही है। तो आज हमने देखे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं। आज हम देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि। मिथ्या धारणा। अध्यापक ने एक दिन बच्चों को सवाल पूछा, ऋण 5 और 7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर्स है? मीरा ने इस सवाल का जवाब दिया 11, राहुल ने जवाब दिया 13 और समीर ने जवाब दिया इनके बीच अपरिमित रूप से अनेक यानी इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं हैं। क्या आप बता सकते हैं इन सभी में सही जवाब किसने दिया? मीरा ने सवाल को ठीक रूप से नहीं समझा। उसने परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के स्थान पर ऋण 5 और 7 के बीच कितने पूर्णांक यानी इंटीजर्स है यह पता किया। चूंकि ऋण 5 और 7 के बीच 11 पूर्णांक है, इसलिए उसने 11 यह जवाब दिया, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। राहुल ने ऋण 5 से लेकर 7 तक के पूर्णांकों की गिनती की जो उसे 13 मिली, इसलिए उसने जवाब दिया 13। यहाँ पूर्णांकों की गिनती की गई है, जबकि सवाल में परिमेय संख्याओं की गिनती करने के लिए कहा है, इसलिए यह गलत जवाब है, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी गलत जवाब है। इसी के साथ यहाँ एक और गलती हुई है। क्या आप बता पाएंगे वह क्या है? सोचिए। बिल्कुल सही। जब हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं पता करते हैं तो उन दो संख्याओं को गिनती से हटा देते हैं। यहाँ राहुल ने ऋण 5 और 7 के बीच के पूर्णांकों के साथ ही ऋण 5 और 7 की भी गिनती की है, इसलिए भी राहुल का जवाब गलत है। ध्यान रहे किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्याएं कितनी है पता करने के लिए हम उन संख्याओं को छोड़कर इनके बीच की सभी संख्याओं की गिनती करते हैं। सही समझ यह है कि ऋण 5 और 7 दोनों पूर्णांक है, साथ ही साथ ये परिमेय संख्याएं भी है। इन दो संख्याओं के बीच हम चाहे जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि समीर का जवाब सही है, इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। अब चलिए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की एक और विधि देखें। मान लीजिए हमें 4 और 6 के बीच की कुछ परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 5। फिर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी 9/2, जिसका स्थान 4 और 5 के मध्य में है। इसी प्रकार हम 5 और 6 को जोड़ेंगे और परिणाम को 2 से विभाजित करेंगे। इससे हमें 5 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात होगी 11/2। और संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम फिर से 11/2 और 6 को जोड़ेंगे, जिसका परिणाम आएगा 23/12, जो कि 11/2 और 6 के मध्य की परिमेय संख्या है। इसी प्रक्रिया से हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। है न यह एक मजेदार विधि? यह विधि हमें उस स्थिति में भी उपयोगी सिद्ध होती है जब हमें दो परिमेय संख्याएं दी हो और इनकी ठीक मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो आज हमने देखी
दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने से संबंधित मिथ्या धारणा और एक मजेदार विधि। आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ, आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमेय गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज कक्षा में क्या हो रहा है। बच्चों, राहुल किसी काम से दिल्ली से कानपुर गया और फिर कानपुर से प्रयागराज गया। दिल्ली से कानपुर की दूरी 495 किलोमीटर है और कानपुर से प्रयागराज की दूरी 205 किलोमीटर है। तो राहुल को दिल्ली से प्रयागराज जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ी? बच्चों, आपका उत्तर 700 किलोमीटर आया होगा। अब राहुल को जब वापस आना था तब वो प्रयागराज से कानपुर गया और फिर कानपुर से दिल्ली पहुंचा। तो बच्चों, अब उसने कितनी दूरी तय की? आपने सही सोचा, 700 किलोमीटर। बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में राहुल ने बराबर दूरी तय की। यहां इन संख्याओं को जोड़ते समय उनके क्रमों को बदलने से उत्तर में कोई बदलाव नहीं आया। सर, यहाँ दो पूर्णांकों को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए हर स्थिति में योगफल समान आया, क्योंकि पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव होता है। सही कहा सोहन। अब क्रम विनिमेयता का अर्थ भी सबको बताओ। सर, विनिमेय का अर्थ है अदला बदली और क्रम विनिमेय का अर्थ है क्रमों की अदला बदली करना। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो उनका योगफल नहीं बदलता है। हम किन्हीं भी दो पूर्णांक जैसे कि a और b को किसी भी क्रम में जोड़ें या गुना करें तो उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है। सही कहा सोहन। पिछली कक्षा में हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के क्रम विनिमय गुणधर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के क्रम विनिमय गुणधर्म पर चर्चा करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q एक शून्येतर संख्या है, जैसे कि 4 बटे 7, ऋण 10 बटे 49 इत्यादि। हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों को भी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हम हर की जगह 1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी परिमेय संख्याएं ही हैं। चलिए अब परिमेय संख्याओं के योग के लिए क्रम विनिमेयता पे चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं। अब इन्हें क्रमागत तरीके से जोड़िए। ऐसी संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? जैसे हम भिन्नों को जोड़ा करते हैं, लघुत्तम समवर्त्य LCM की सहायता से। यहां पर हरों का लघुत्तम समवर्त्य है 12। इन्हें जोड़ने पर हमें उत्तर 11 बटे 12 मिलेगा। अब एक बार इनका क्रम बदलकर जोड़िए। हम देखेंगे कि दोनों ही बार उत्तर 11 बटे 12 आएगा।
बच्चों, अब आप स्क्रीन पर दिए गए संख्याओं को इस क्रम में जोड़िए। ध्यान रहे, यहाँ पहले सवाल में जो 5 है उसे आप 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और इनके उत्तर लिख लीजिए, जो इस प्रकार होंगे। अब आप इन संख्याओं के क्रम बदलिए और इन्हें जोड़िए। सर, क्रम बदलने पर भी हमारा उत्तर वही आया। बच्चों, आप सब देख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं के जोड़ में क्रमों को बदलने से हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है। इसीलिए हम किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं जैसे a और b को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। बच्चों, पर क्या परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है? सबसे पहले दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 3/4 और ऋण 5/6। अब एक बार ऋण 5/6 को 3/4 से घटाइए, जिसे हम इस प्रकार से करेंगे। और एक बार क्रमों को बदलते हुए 3/4 को ऋण 5/6 से घटाइए और उत्तर बताइए। सर, दोनों ही बार अलग उत्तर आया। सही कहा मोहन। अब आप दिए गए कुछ और परिमेय संख्याओं का व्यवकलन करिए। आप सब भी वीडियो को रोककर इन सवालों को हल करिए और अपना उत्तर लिख लीजिए। अब हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलकर हल कीजिए। दिए गए हर सवाल में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर अलग आया है। हम यहाँ देख सकते हैं कि व्यवकलन में संख्याओं के क्रमों को बदलने से हमारा उत्तर बदल जाता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a घटा b घटा a के बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और संक्रिया गुणन पर चर्चा करते हैं। क्या परिमेय संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है? चलो देखते हैं। इसके लिए हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं। इन दोनों संख्याओं का गुणन करिए। उत्तर आया 35/12। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलते हैं। सर, अभी भी हमारा उत्तर 35/12 ही आया। अब आप सब इन सवालों को हल करिए। इन सवालों को हल करने के बाद आपका उत्तर इस प्रकार से आया होगा। अब इन संख्याओं के क्रम बदलकर गुना करिए। सर, संख्याओं की अदला बदली से हमारा उत्तर नहीं बदला। सही कहा मोहन। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि परिमेय संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। व्यापक रूप से किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर b गुणा a होता है। बच्चों, अब हम परिमेय संख्याओं के भाग के लिए क्रम विनिमेयता की जांच करते हैं। अब दी गई दो परिमेय संख्याओं को ध्यान से देखिए और इन्हें इस क्रम में विभाजित करिए। ध्यान रहे, 2 की घात 2 बराबर 4 होता है। अब इन संख्याओं के क्रम को बदलकर विभाजन करिए। इससे आपको क्या पता चला? सर, यहाँ पर तो दोनों ही बार उत्तर एक ही आया। बच्चों, क्या इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का विभाजन क्रम विनिमेय है? चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चों, अब इन परिमेय संख्याओं को देखिए और इसी क्रम में भाग करके उत्तर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इन संख्याओं के क्रमों को बदलिए और कॉपी में उत्तर लिखते हुए इनकी तुलना करिए। सर, इस सवाल के लिए
क्रमों को बदलने पर हमारा उत्तर अलग आया। जब हम 0 को 5 से विभाजित करते हैं तो उत्तर 0 आता है, लेकिन 5 को 0 से विभाजित करने पर उत्तर 5/0 मिल रहा है। 5 को 0 से विभाजित करने पर हमें अपरिभाषित उत्तर मिलता है। यहाँ हमने उदाहरण की सहायता से ये जाना कि जब संख्याएं बराबर हो तो भाग करते समय क्रमों के बदलने से हमें उत्तर एक ही मिलता है, लेकिन सामान्यतः भाग करते वक्त यदि हम क्रमों को बदल दे तो हमारा उत्तर बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिमेय संख्याओं का भाग क्रम विनिमेय नहीं है। तो दोस्तों, इस सत्र में हमने सीखा परिमेय संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमेय होता है, पर व्यवकलन और भाग क्रम विनिमेय नहीं होता है। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल से रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज़ में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टस कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी
यह पाया जाता है, जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है, जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है, और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देख रेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है, ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।